नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हुआ हूं रघुवीर सहाय जी की एक और प्रसिद्ध कविता का भावार्थ लेकर। कविता का शीर्षक है आत्महत्या के विरुद्ध। तो आइए पंक्तिशः कविता का भावार्थ समझते हैं। जब से मैंने यह कविता लिखी है, कट रहे जंगल के छोर पर राजमार्ग के समीप सब दिन मरे पड़े मिलते हैं नौजवान। देखिए, कवि इस बात से कि जब से मैंने यह कविता लिखी है तो अपने वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता है कि जो उसका वर्तमान जैसा चला हुआ है कुछ वर्षों से, तो वह यह देखता है कि राजमार्ग पर, जिसे मुख्य सड़क कहा जाता है, उस पर प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति की लाश जो है, कोई न कोई व्यक्ति मरा हुआ मिलता है। कहने का भाव यह है कि प्रतिदिन उसे राजमार्ग, क्योंकि विकास का प्रतीक है, डेवलपमेंट का प्रतीक है, तो इस डेवलपमेंट के दौर में उसे इस प्रकार से लोग आकस्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हुए प्रतिदिन ही दिखाई देते हैं। और लोग भी कैसे, नौजवान जो युवा लोग हैं वे उसे मरे पड़े दिखाई देते हैं। अब वे क्यों मरे हैं और उनका मरने का क्या अभिप्राय है, उनके बारे में कौन क्या समझता है, ये सब हम आगे कविता में देखते हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा। लाश का हुलिया सुन कोई जानता नहीं कौन था। उस लाश का हुलिया, हुलिया मतलब वह दिखती कैसी है। यदि उसे उसका हुलिया किसी के बारे में बताया जाए, शिनाख्त करवाई जाए, पहचान करवाई जाए हुलिया बताकर कि उसका चेहरा ऐसा ऐसा दिखता है, तो उसे जानने वाला कोई नहीं होता। अर्थात वह जो नौजवान है वह लावारिस लाश के रूप में मिलता है। अर्थात उसको जानने पहचानने वाला कोई नहीं मिलता है, उसे लावारिस ही कहा जा सकता है। कहने का भाव यह है कि भले ही वह जिसकी मृत्यु हो गई है वह नौजवान है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु का कोई महत्व ही नहीं है कि क्योंकि उसका हुलिया बताने पर भी उसे कोई पहचान नहीं पा रहा है। मान लिया जाता है कैसे मरा होगा, मरने का कारण अब थोड़े ही शेष है कि उसके बारे में कोई भी अनुमान लगा लिया जाता है, चाहे वह कोई सत्य अनुमान हो, कोई तर्क संगत अनुमान हो अथवा तर्क संगत अनुमान ना हो, उसके बारे में अनुमान लगा लिया जाता है कि यह इस तरह से मरा होगा, क्योंकि अब मरने का कारण कोई भी शेष नहीं रह गया है। भावार्थ यह है कि अब मरने का जो कारण है उसकी पड़ताल कोई नहीं करता, उस मरने के कारण का कोई महत्व नहीं है और मरे हुए व्यक्ति का भी कोई महत्व नहीं है। कवि उन परिस्थितियों की तरफ संकेत करना चाहता है जब किसी की मृत्यु के कारण को कोई महत्व न दिया जाए और किसी व्यक्ति की मृत्यु कोई इतना बड़ा मुद्दा ना हो कि उसकी जांच पड़ताल की जाए। इस तरह की परिस्थितियां सामने आ गई हैं कि दिन भर दिन व्यक्ति का जो महत्व है वह समाप्त होता जा रहा है और आम आदमी की जो जिंदगी है उस जिंदगी से किसी को कोई सरोकार नहीं है। उस आम आदमी को क्या कष्ट हैं और इन कष्टों के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इस बात से किसी को लेना देना नहीं है, इस बात का कोई महत्व शेष नहीं रह गया है। हुलिया भी संक्षिप्त होता जा रहा है, जितने कम कपड़े उतना छोटा हुलिया। हुलिया वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति, मृत व्यक्ति की पहचान के लिए जो उसका चेहरे मोहरे का जो नक्शा है वह बताया जाता है, उसे हुलिया कहा जाता है। तो उसी बारे में यह कहा गया है कि आज व्यक्ति इतना अमहत्वपूर्ण हो गया है कि उसका जो हुलिया है, यानी मरने के बाद जो उसकी पहचान बताई जाती है वह भी संक्षिप्त रूप से बता दी जाती है, पूरे विस्तृत रूप से उसका हुलिया भी कोई नहीं बताता है, क्योंकि साफ साफ कारण है कि उसका महत्व नहीं रह गया है। यदि महत्व हो तो उसका हुलिया भी पूरा पूरा और बड़े अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से बता दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जितने कम कपड़े उतना छोटा हुलिया। यहाँ पर कम कपड़े से हम अभिप्राय
गरीब व्यक्ति से लगा सकते हैं, जो कि दीनहीन अवस्था में व्यक्ति है, उसकी बात हम कर सकते हैं। और यह समाज में जो हम एक अमीर और गरीब के बीच में, वर्गों के बीच में जो खाई देखते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हुआ है कि जो उच्च वर्ग है, जो एक सुविधा प्राप्त वर्ग है, क्योंकि वह वर्ग अच्छे कपड़ों वाले लोगों का प्रतीक है, और कम कपड़े वाला जो व्यक्ति है वह प्रतीक है उस निम्न वर्ग का, कि जिसको तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं मिल पाते हैं। तो महत्व केवल उनकी ही मृत्यु का है, या उन्हीं लोगों का है जो विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग हैं, जो समाज में उच्च वर्ग कहलाते हैं, और जो निम्न वर्ग हैं जिन्हें कम कपड़े वाला कवि ने प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, उनके हुलिये को भी बहुत कम करके आंका जाता है, उनकी मृत्यु को कम महत्व दिया जाता है, इसीलिए उनका हुलिया भी संक्षिप्त हो जाता है, और उनकी मृत्यु या उनका जीवन कोई भी इस प्रकार का महत्व नहीं रखता कि उनके हुलिये को भी विस्तृत रूप से बताया जाए। चेहरे पर जाति की छाप मिट रही है। अब कोई भी व्यक्ति है, उनके चेहरे पर, अब यहाँ पर जाति का अर्थ कोई ये हम वैसी जाति नहीं लगा सकते जिसमें जो समाज में विभेद के रूप में दिखाई देती, क्योंकि यदि पूरी कविता का अर्थ समझें तो वह अर्थ यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जाति की छाप तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जाति, क्योंकि कई बार हम भारतीयता के लिए भी जाति शब्द का प्रयोग करते हैं, एक देश की जो राष्ट्रीयता होती है, राष्ट्रीय जाति होती है, उसके बारे में हम यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ जाति को हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार की जाति से न लें, हम माने कि यह जाति शब्द भारतीयता के लिए प्रयोग किया गया है। और जो भी कोई व्यक्ति हैं, वे अब इस प्रकार की उनके चेहरे से भारतीयता की छाप मिटाई जा रही है, और यह एक इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं कि क्योंकि यदि उनके चेहरे पर भारतीयता की छाप रहेगी तो यह अवश्य ही व्यवस्थाओं को यह देखना पड़ेगा कि वे भारत के ही नागरिक हैं, और इस प्रकार से यदि वे रोज मरे पाए जाते हैं, इस प्रकार से यदि वे कष्ट में हैं, तो यह भारत के लोगों को ही कष्ट है, और उनके लिए उनको कुछ करना होगा। लेकिन यह भारतीयता की छाप जो है, ये एक जो अपनापन है कि सभी नागरिक भारतीय हैं, इसीलिए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना बहुत ही एक आवश्यक है, और यह व्यवस्थाओं का कर्तव्य है कि सभी भारतीयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए। लेकिन वो भारतीयता की छाप कहीं न कहीं अब दिनों दिन मिट रही है। गांव के सयाने तो मौत का कारण हताशा बताते हैं। अब वो जो व्यक्ति मरा है, उसकी मृत्यु के कारणों के बारे में जो भी जांच पड़ताल हो रही है, उसके बारे में विभिन्न लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। जो गांव के लोग हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वे तो ये बताते हैं कि इस मृत्यु का कारण हताशा है, कि वह व्यक्ति निराश हो गया था और उसने आत्महत्या की होगी। समवयस्क समवेत स्वर में अनेक नाम लेते हैं, और जो समवयस्क का अर्थ होता है समान आयु के लोग। जो नौजवान मरे हुए मिलते हैं, उनकी समान आयु के लोग संवेद स्वर में मतलब उनकी आवाज में, उनके स्वर में एक वेग होता है। तो वे भी अनेक प्रकार की बातें कहते हैं कि यह जो नौजवान है, यह किस कारण से मरा होगा, और मुख्य कारण उनमें से यह बता दिया जाता है कि यह हताशा में, निराशा में इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, पर उसका नाम है हत्या। लेकिन रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि वह आत्महत्या नहीं, वह तो हत्या है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं कि उन नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। देखिए, रघुवीर सहाय जी हत्या के कई रूप मानते हैं। वह यदि आत्महत्या भी हो तो उसके पीछे के यदि वे कारण जो आत्महत्या के पीछे कार्य कर रहे हैं, उन कारणों के बारे में जांच पड़ताल की जाए तो पता लगेगा कि उसमें भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां व्यवस्थाओं के द्वारा बना दी जाती हैं कि चाहे वह बेरोजगारी है, भूखमरी है, या अन्य कोई भी कारण है जिनके कारण किसी व्यक्ति को आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। जैसे हम देखते हैं कि किसानों की आत्महत्या को लेकर जो भी बातें चलती हैं,
वह क्या कारण है? वह उस व्यवस्था का ही परिणाम है जिसके कारण किसी किसान को आत्महत्या करनी पड़ सकती है। यह शून्य काल है युग के बदलने का। अब युग बदलने का अर्थ क्या है? जो सदी बदल रही थी, क्योंकि ये कविताएं जो है जब 20वीं शताब्दी खत्म हो रही थी तब रघुवीर सहाय जी लिख रहे हैं और 21वीं शताब्दी प्रारंभ होने वाली थी। तो जो ये संक्रमण काल है 20वीं शताब्दी के समाप्त होने का और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ होने का, तो इसे ही वे शून्य काल कहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन का काल है, ये जो संक्रमण का काल है, बदलने का काल है, परिवर्तन का काल है, इसे ही वह शून्य काल कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी तो जा रही है और 21वीं शताब्दी का पदार्पण हो रहा है, एक नए युग का पदार्पण हो रहा है। आगे वे कहते हैं 20वीं शताब्दी जाने से पहले धोखा दे रही है। और जो ये 20वीं शताब्दी जो जा रही है, ये जाने से पहले लोगों को एक धोखे में डाल रही है, उन्हें एक प्रकार के झूठे सपने दिखाकर उन्हें धोखे में डालने का कार्य कर रही है। वह धोखा क्या है वह आगे देखते हैं कि सारे संसार में आ रहा है नवयुग, पीने उड़ाने पहनने खाने का समय। ये जो शताब्दी परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, वह लोगों को यह संदेश देता है कि अब अच्छा समय आने वाला है, अब तुम्हारी मौज मस्ती का समय आने वाला है। पीने उड़ाने खाने पहनने, ये सब किस बात का प्रतीक है? कि मौज मस्ती का समय आ रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा समय आ रहा है। इस प्रकार का संदेश जो है यह शताब्दी जाते हुए देने का प्रयास कर रही है। लेकिन रघुवीर सहाय जी इसे भी धोखा ही मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अभी कष्ट में जीवन जीते हैं, शायद उनके पहनने खाने उड़ाने पीने का समय, उनकी मौज मस्ती के दिन शायद ही कभी आ पाएंगे। और ये जो इस तरह का संदेश दिया जा रहा है, इसीलिए रघुवीर सहाय जी इस संदेश को एक धोखा बता रहे हैं। खाने पीने वाले खुद उसे धोखा समझते हैं, सत्य मानते हैं सिर्फ भूखे और प्यासे लोग। जो वर्ग, समाज का जो वर्ग इस समय भी बड़े ही मौज मस्ती का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे यह बात अच्छी तरह से पता है कि जो संदेश इस शताब्दी ने जाते हुए दिया है और जो धोखे से युक्त संदेश यह शताब्दी दे रही है, वे मानते हैं कि यह संदेश झूठा है और यह सब नहीं हो सकता कि सभी लोगों को की मौज मस्ती के दिन आ जाएंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि जो वर्ग अभी तक वंचित है, वह इन झूठे सपनों में कई बार पड़ जाता है, कवि का यह मानना है। और इसीलिए कवि कहता है कि जो भूखे लोग हैं और जो पीड़ित लोग हैं, जो अभी तक वंचित लोग हैं, वे इस बात को सत्य मान लेते हैं और इसकी आशा में लगे रहते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर उन्हीं लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि यह सब धोखा है। और जो इस प्रकार की प्रोजेक्शंस, इस प्रकार व्यवस्थाओं के द्वारा ये बात कही जाती है कि 21वीं शताब्दी आ रही है, आप देखेंगे कि व्यवस्थाओं के द्वारा हमेशा ही ऐसे कहा जाता है कि अब 2025 आ गया है, 2030 आ गया है, 2020 आ गया, एक नए युग की शुरुआत हुई है। लेकिन आप देखिए कि कभी से आप पिछले इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि जब जब भी ये बातें कही गई हैं कि एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है और इस नए युग में सभी को जीवन स्तर ऊंचा उठाने का अवसर प्राप्त होगा, और इस बात के पूरे दावे किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन आज तक भी वही परिस्थितियां बदस्तूर जारी हैं कि जो अभी तक वंचित थे वे लगभग वंचित ही रहते आए हैं। और सभी को जो एक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की मौज मस्ती की बात यहाँ की जाती थी, वह कभी दिखाई ही नहीं देती। जो समाज का सुविधा प्राप्त वर्ग है, वह तो इस बात को समझता ही है कि यह सब झूठ है। लेकिन जो भूखे प्यासे लोग हैं, वंचित लोग हैं, क्योंकि आशा और उम्मीद तो सभी को लगी रहती है, तो वो इस बात को सत्य मान लेते हैं, इन झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, व्यवस्थाओं पर विश्वास कर लेते हैं, जिनको पता होनी चाहिए असलियत। और रघुवीर सहाय जी मानते हैं कि वे भूखे प्यासे लोग जो इन झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, उनको यह असलियत पता होनी चाहिए कि ये सब बातें कि एक नया युग आने वाला है और सभी को अच्छा जीवन जीने का अवसर देने वाला युग आने वाला है, उन सभी को इस वास्तविकता का पता होना चाहिए। यह युग है जिसका अंत हमें दिखता है,
पर अगले युग का आरंभ नहीं जानते। यहाँ रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि भाई हमें दिखता है कि भाई ये युग तो कभी न कभी समाप्त होगा ही, लेकिन जिस नवयुग की बात की जाती है, जहां पर जो एक समाजवाद की बात की जाती है, सभी की समानता की बात की जाती है, आम जनजीवन जो बिल्कुल वंचित से वंचित व्यक्ति है उसके भी अच्छे जीवन स्तर होने की बात की जाती है, वो वाला जो नवयुग है उसका प्रारंभ कब होगा ये बात हम नहीं जानते। भाई 20वीं शताब्दी तो समाप्त होगी ही होगी, हम मानते हैं। जैसे ही 1999 आएगा, 2000 आएगा, 20वीं शताब्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह 21वीं शताब्दी ही आएगी। और जिस 21वीं शताब्दी को ये लोग नवयुग का सपना दिखाकर लोगों का अच्छा जीवन स्तर होने का जो सपना दिखाते हैं, वह जो सपना है उस सपने के अर्थ में जो नवयुग है वह नवयुग कब आएगा इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इसके बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जानता है कि समाज में समानता कब स्थापित होगी। मनहूस शून्य के अथाह में पांव नहीं ठिकते। अथाह मतलब जो बहुत गहरा हो, जिसका थाह कोई न पा सके। तो जो ये मनहूस, ये शून्य, ये जो शताब्दी का संक्रमण काल है, ये बहुत ही मनहूस सा प्रतीत होता है। और इसका जो थाह है कि यह कब समाप्त होगा और कब वो वाला नवयुग आएगा। नवयुग आपको 21वीं शताब्दी ना लें, बल्कि वह स्थिति लें, वह युग लें, वह समय लें जब समाजवाद की स्थापना होगी। तो इस अर्थ में वे कहते हैं कि क्योंकि इसका कोई थाह नहीं है, इसका पता नहीं है, इसलिए इस अथाह या अनिश्चित से काल में कोई भी अपने आप को संतुलित नहीं रख पा रहा है। पांव ना टिकने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को संतुलित नहीं रख पा रहा है। हम डूबते नहीं उतराते रहते हैं। देखिए, एक बिहारी का दोहा है, डूबना और उतरना। उस यदि दोहे को समझ लें तो ये आसानी से समझ आ सकता है। तंत्री नाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। कि ये जो ऊपर बातें बताई गई हैं, मधुर संगीत, प्रेम और कविता, इन सब में जो डूब जाता है वही इनका आनंद ले पाता है, और जो इनके अंदर डूबता नहीं है वह जो है इनका आनंद नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर भी हम डूबना कहेंगे कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को गहराई से समझना ही डूबना है। और उतराना का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि उन परिस्थितियों को गहराई से न समझना। तो जो इस युग की चेतना है कि ये जो शून्य काल है, प्राचीन युग जो 20वीं शताब्दी जा रही, 21वीं शताब्दी आ रही है, और जो ये काल है, क्योंकि इसमें हम गहराई से विचार नहीं कर पा रहे हैं कि नवयुग में क्या होना चाहिए, और जो अभी युग बीत रहा है इस युग की क्या क्या समस्याएं थी, तो इन समस्याओं के बारे में हम सब अच्छे से विचार नहीं कर रहे। इसमें डूबकर हम इस पर गहन विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसमें ऊपर छिछले रूप से ही इसको विचार करते हैं, गहन विचार नहीं करते हैं, अपितु इसको ऊपरी दृष्टि से ही केवल देखते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं कि ऐसे लोग जो भूखे प्यासे हैं उन सभी को इन वास्तविकताओं का पता होना चाहिए, और इसके लिए गहन विचार जो है वो आवश्यक है। और इसीलिए वे कहते हैं कि हम जो है इसमें पूरी तरह से डूबते नहीं है, गहन विचार नहीं करते हैं, अपितु इसको बड़े ही एक ऊपरी विचार से हम देखते हैं। बार बार कोशिश है कि यह एक संवाद अर्थहीन हो जाए। देखिए, संवाद, डायलॉग, यदि हमें लोकतंत्र को लाना है और समाज का जो सबसे निम्न वर्ग है उसके भी जीवन को ऊंचा उठाना है, तो उसके लिए संवाद कायम करना अति आवश्यक होगा। संवाद जनता और जो सत्ता में बैठे हैं उनके बीच, संवाद जनता और जो उन तक संदेश पहुंचाते, सत्ताओं तक संदेश पहुंचाते हैं, उन सब के बीच, और ऐसा एक स्वस्थ संवाद जिसमें गहन विचार किया गया हो। तो इसलिए रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि जो यह संवाद है, इस संवाद को अर्थहीन बनाने की, कि इसका कोई महत्व ना रहे, इसको महत्वहीन बनाने की कोशिश जो है बार बार सत्ताओं के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा की जाती है।
ताकि जो वर्गीय स्थिति उन्होंने प्राप्त की है, सत्ताओं ने जो वर्गीय स्थिति प्राप्त की है, या यूं कहें कि समाज का जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, सो कॉल्ड जो उच्च वर्ग है, उसने जो स्थिति प्राप्त की है वह यूं की यूं बनी रहे। इसीलिए इस संवाद को, इस डायलॉग को हमेशा ही खत्म करने की कोशिश इन व्यवस्थाओं के द्वारा की जाती है। लोगों के संबंध मध्यस्थों के द्वारा बना करें। मध्यस्थ जो बिचौलिए लोग होते हैं। अब लोगों का संबंध सत्ताओं के साथ, अब देखिए लोकतंत्र का मतलब तो क्या होता है कि लोगों के द्वारा शासन किया जाना, लेकिन वास्तव में हम यह कहां देखते हैं? शासन तो दो चार लोग ही करते हैं और जनता की बात कोई सुनता नहीं है। तो इसीलिए यहां पर यह बात की जाती है कि जनता और सत्ता, इन दोनों का जो संबंध है, यह कोशिश की जाती है कि वह कुछ मध्यस्थों के द्वारा ही निश्चित हो। जनता और सत्ता का आपस में प्रत्यक्ष रूप से कोई संवाद ना हो, प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध ना हो, जनता सत्ता से सवाल ना पूछ सके, उसको बिचौलिए का जो है वो सहारा लेना पड़े। जैसे आजकल हम सबको मीडिया का सहारा लेना पड़ता है और वह मीडिया बिक गया है, तो इसलिए जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाएगा कौन? पहुंच ही नहीं पाती है। और मध्यस्थ जो है वो केवल अपना लाभ देखते हैं। मध्यस्थ जो कोई जनता बात कहना चाहती है, उस जनता की बातों को ना पहुंचाकर मध्यस्थ अपनी ही तरफ से कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करके या अपने ही फायदे के लिए जो बातें होती है वही सत्ता तक पहुंचाते हैं। तो इसे ही यह कहा गया है कि जो संबंध है, जो सत्ता और जनता में जो संबंध होना चाहिए, वह मध्यस्थों के द्वारा ही बने। केवल ऐसी ही जो है कोशिश, ऐसी ही व्यवस्था जो है आज सत्ताओं के द्वारा की जाती है। आज इन टूटते रिश्तों को सार्वजनिक मान्यता देते हैं अध्येता। अध्येता जो अध्ययन करने वाले हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जो बुद्धि के सहारे जीवन यापन करते हैं और अनुसंधान के नाम पर बहुत कुछ लिखते रहते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते रहते हैं। तो उन पर कटाक्ष, उन पर व्यंग्य करते हुए रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि जो ये संबंध बन गया है, कि जो अप्रत्यक्ष संबंध रह गया जनता और सत्ता का, मध्यस्थों के द्वारा जो संबंध बनाया जाता है, इन संबंधों की वकालत भी वे बुद्धिजीवी करते हैं। वे किसी प्रकार से तर्कपूर्ण बातें कह के, कुतर्कपूर्ण बातें कह के या अनुसंधान के नाम पर या अपने कोरा बुद्धि विलास दिखाकर, बुद्धि का प्रयोग करके वे इन सब बातों को तर्क संगत भी ठहराते रहते हैं। वे इन सब बातों को उचित भी ठहराते रहते हैं कि किस प्रकार से संवाद को जो है वो समाप्त किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये बुद्धिजीवी या पत्रकार या मीडिया जो भी सब हैं, उन सब पर रघुवीर सहाय जी व्यंग्य कर रहे हैं। करते हैं प्रबंध की एक शैली का उद्घाटन, जनता के साधनों से एक नए लाभ की। और वे कुछ इस प्रकार के प्रबंध की एक शैली का उद्घाटन करते हैं, कुछ प्रकार इस प्रकार की प्रबंध की शैली को इजाद करते हैं, कुछ इस प्रकार की एक प्रबंध शैली का निर्माण करते हैं जिससे कि जनता के जो साधन हैं या जिन साधनों पर जनता का अधिकार होना चाहिए, या यूं कहें कि जिन साधनों से जनता को अधिकाधिक लाभ होना चाहिए, उन साधनों का लाभ वे सिर्फ और सिर्फ स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि जो आदिवासी लोग हैं, वहां लड़ाई किस बात की है? वे मानते हैं कि जो वन भूमियां हैं, क्योंकि वे कभी से वहां के निवासी रहे हैं, तो उन पर पहला जो अधिकार है उन साधनों पर उनका ही होना चाहिए, और ये बात उचित भी है। लेकिन सत्ताएं क्या करती हैं? इस प्रकार के हथकंडे अपनाती हैं, इस प्रकार की एक प्रबंध शैली का निर्माण करती हैं, इस प्रकार की एक प्रबंध शैली का उद्घाटन करती हैं जिससे कि उन साधनों का लाभ केवल और केवल सत्ताओं और व्यवस्थाओं और कुछ गिने चुने लोगों को ही, या जो उच्च वर्ग, उच्च सुविधा प्राप्त वर्ग है, उन सबको, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को ही वह लाभ मिल पाए। यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा, शून्य में घोषणा करता है विचारक। पढ़े लिखे लोगों के बीच सिद्ध होता है कि संवाद मर गया। यहां पर विचारक शब्द का प्रयोग किया गया है। विचारक यानी कि विचार करने वाला व्यक्ति। तो वह शून्य में भले ही घोषणा करता रहे कि ये सब परिस्थितियां, ऐसा नहीं हो सकता है और ऐसा नहीं ही होगा, तो लेकिन यदि हम वास्तविकता देखें तो हम ये देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें उनको यदि हम देखें और उनके क्रियाकलापों को देखें तो हमें पता लग जाएगा कि उनके बीच से भी
संवाद मर गया है। उनके बीच में भी जो एक डायलॉग की जो स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए थी, स्वस्थ परंपरा संवाद की होनी चाहिए थी, वह संवाद अब शेष नहीं रह गया है। माना यह जाता है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो शिक्षित हो जाता है, वह इन सभी बातों को अच्छी तरह से गहन रूप से समझेगा और वह कुछ संवाद स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन भले ही विचारक, कोई विचार करने वाला ये कहे कि अब शिक्षा का प्रसार हो रहा है और भविष्य में इस प्रकार से संवादहीनता या संवाद को मारने की, संवाद को नष्ट करने की कोशिश नहीं होगी, लेकिन जब वास्तविकता हम देखते हैं कि जो शिक्षित वर्ग है वही इस प्रकार का हो गया है कि उसी में संवाद स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। कवि यहाँ पर शिक्षित वर्ग जो है उस पर व्यंग्य करता है कि वह भी अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके उस संवाद को स्थापित नहीं कर पा रहा है। कर्महीन लोकतंत्र की मदद करता है विध्वंसक लोकतंत्र। कर्महीन लोकतंत्र, कर्महीन लोकतंत्र के देखो दो रूप रघुवीर सहाय जी ने बताए हैं यहाँ पर। एक तो वह लोकतंत्र है, वे लोग हैं जो कर्महीन हो गए हैं, जो न तो विरोध करना चाहते हैं, न विचार करना चाहते हैं, न संवाद करना चाहते हैं, उन सबको कर्महीन कहा गया है। वे हालांकि वे समर्थ हैं, वे अगर चाहें तो वे विचार भी कर सकते हैं, वे चाहें तो वे विरोध भी कर सकते हैं, वे चाहें तो वे संवाद भी कर सकते हैं, वे पूरी तरह से समर्थ हैं। लेकिन समर्थ होने के बाद जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं के स्थान पर हमें बोलना चाहिए कि जो नहीं कर रहे हैं, समर्थ होने के बावजूद लोकतंत्र को प्रबल बनाने में, सबल बनाने में जो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वह कर्महीन लोकतंत्र हुआ। और विध्वंसक लोकतंत्र वह हुआ जो कुछ ऐसे तत्व हैं या हम कहें सत्ताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को सबल बनने ही नहीं देना चाहती। वे चाहती हैं कि जो लोकतंत्र का, जैसे हमने पहली कविता में पढ़ा था कि लोकतंत्र का विकास राज्यहीन समाज की तरफ होता है, जो ऐसा चाहती ही नहीं है, लोकतंत्र को बिगाड़ती रहती हैं, विध्वंस करती रहती हैं। तो वे जो विध्वंसक लोकतंत्र वाले हैं, वे उन लोगों को उनका साथ मिलता है और दोनों जब स्थितियां मिल जाती हैं तो लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाता है। दोनों मिलकर विचारधारा चलाते हैं कि कोई विचार नहीं, हत्या ही सत्य है। और ऊपर जो रघुवीर सहाय जी ने कर्महीन लोकतंत्र और विध्वंसक लोकतंत्र की बात की है, इन दोनों के बारे में ही आगे कहते हैं कि दोनों समाज में इस प्रकार की विचारधारा को फैला देते हैं, इस प्रकार की विचारधारा को प्रसारित कर देते हैं कि विचार सत्य नहीं है, अपितु जो आज के समय में हो रहा है, जो हत्या हो रही है, वह ही आज का सत्य है। इस प्रकार की धारणा फैला दी जाती है कि लोकतंत्र में लोग विचार करते ही नहीं हैं। जैसा कि हमने रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय करते, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानते हुए भी देखा था कि कुछ जो विचारक हैं उनका मानना ये होता था कि जैसे हमने एक जगदीश गुप्त जी के बारे में बात की थी, वो एक जगह लिखते हैं कि मैं तो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता हूं, बल्कि मैं तो तानाशाही से मैं लगाव रखता हूं और लोकतंत्र के रिरियाते गीदड़ से मैं लगाव नहीं रखता हूं। तो उन्होंने लोकतंत्र के बारे में ऐसी धारणाएं फैला दी हैं कि लोकतंत्र में हत्या ही एक सत्य है, लोकतंत्र का सत्य केवल हत्या है, और इस तरह से वे लोकतंत्र को बिगाड़ते हैं ताकि लोगों की लोकतंत्र से आस्था ही खत्म हो जाए, लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास ही ना रहे। और वे बताते हैं कि लोकतंत्र में विचार का कोई महत्व नहीं होता, अपितु लोकतंत्र में तो जो आज के समय की परिस्थितियां हैं, जो हत्या ही एकमात्र सत्य बनकर रह गई है। जैसे उसमें एक उदाहरण मैंने ये भी दिया था कि एक कवि ने यह भी कहा कि हर ईमानदारी का एक चोर दरवाजा है जिसका रास्ता संडास की बगल से होकर गुजरता है। तो उन्होंने ईमानदारी जैसी एक ऐसी भावना जो कि बड़ी उदात्त भावना है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि ईमानदारी भी कोई मूल्य नहीं है। तो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको नष्ट करने की जहां जहां बात की गई है, उन सब पर यहां रघुवीर सहाय जी प्रश्न करते हैं
कि ये सब मिलकर इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र में विचार सत्य नहीं है, अपितु हत्या ही एकमात्र सत्य है। और इस तरह से लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास इस लोकतंत्र से उठ जाए। और इस प्रकार से यदि लोगों का विश्वास ही लोकतंत्र में, लोगों की आस्था ही लोकतंत्र में नहीं रहेगी, तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगा कौन, लोकतंत्र को मजबूत आगे कौन करेगा। हम भी भयभीत, असहाय भी भयभीत, यो कहकर समर्थ भीड़ में छिप जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में सभी लोग इस तरह के असहाय या असमर्थ हैं जो कि व्यवस्था को परिवर्तित करने का कार्य कर ही नहीं सकते हैं, या जिनको वास्तविकता का पता नहीं है, जिनको सच्चाई का पता नहीं है, जिस सच्चाई के ऊपर बात रघुवीर करते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे समर्थ लोग भी हैं, ऐसे योग्य लोग भी हैं, ऐसे गहन विचार करने वाले लोग भी हैं जो परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं, वास्तविकताओं को भली भांति समझते हैं, लेकिन वे सब यह बात कहकर अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ लेते हैं, वे सब यह बात कहकर अपने कर्तव्य से बच जाते हैं कि क्योंकि हम भी असहाय हैं, हम भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वही बात कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। और जो असहाय हैं, जो वास्तव में असमर्थ हैं, जो कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिनके पास वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वे तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन कवि यहां कहता है कि जो करने में सक्षम हैं, वे भी भीड़ में यह कहकर छिप जाते हैं कि हम भी इन्हीं लोगों की तरह असहाय हैं जो कि वास्तव में असहाय हैं ही। तो कहने का भाव यह है कि रघुवीर सहाय जी उन समर्थ लोगों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन समर्थ लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वे कर्महीन होकर या यूं कहें कि डर कर उन लोगों की श्रेणी में स्वयं को शामिल कर लेते हैं जो कि इन व्यवस्थाओं को सुधारने में सक्षम नहीं हैं। तो यह था भावार्थ रघुवीर सहाय जी की कविता आत्महत्या के विरुद्ध इस कविता का। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। धन्यवाद।